नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से हम एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। नई नई जानकारी आपको नए नए अध्याय करवाते रहेंगे। तो साथियों, अब आपका कक्षा 9 एनसीईआरटी का अध्याय 5वां है जो चपला देवी द्वारा लिखित है। तो इसका कवयित्री परिचय तो इसीलिए नहीं करवाया गया क्योंकि चपला देवी के बारे में अभी तक इनके कृतित्व के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध ही नहीं है। सीधी सी बात तो ये है। तो बस यूँ मान लीजिए कि द्विवेदी काल चला था 1900 से 1920 तक। उस समय चपला देवी हुई और इन्होंने भी जिस प्रकार अन्य पुरुष वर्ग जो कवि थे, लेखक थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे और उनको अग्रसर कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे। इसी प्रकार चपला देवी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं चपला देवी जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका अध्याय का नाम क्या रहेगा कि नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। तो ये एक ऐतिहासिक वर्णन है, सत्य घटना आधारित है और रिपोर्टाज विधा में लिखा गया है। अब रिपोर्टाज पूछोगे क्या होता है, तो अंग्रेजी में रिपोर्ट शब्द तो आपने सुना होगा, रिपोर्ट देना। भाई सीधी सी बात है, कोई घटना कोई कार्यक्रम हुआ है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि भाई ये इतने बजे कार्यक्रम हुआ था, ये इतने बजे। और रिपोर्ट का ये अन्य नाम है। बस रिपोर्ट तो सीधी बातें बता दी जाती है और रिपोर्टाज के अंदर उसे कलात्मक ढंग से, कथात्मक ढंग से बता दिया जाता है। बड़ी खूबसूरती के साथ उसे बता दिया जाता है। कथा तत्व, कहानी का जो तत्व होता है वो इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। तो आज पढ़ रहे हैं चपला देवी। तो देखते हैं ये अध्याय। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं ये स्वयं हैं, ये इतिहास में दर्ज नहीं हो पाई। देखो, कई बार गुमनामी की ज़िंदगी भी जीनी पड़ती है। वही बात चपला देवी जी के साथ हो गई थी। तो यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दूदू पंत नाना साहिब की पुत्री बालिका मैना, अच्छा यहाँ किसकी बात करेंगे, बालिका मैना की बात करेंगे। और किसकी पुत्री थी? दूदू पंत नाना साहिब की। आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। अब देख लो, अंग्रेज़ों ने उनको क्या कर दिया था? जलाकर मार दिया था। इतने क्रूर और निर्दयी होते थे वो। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। गद्य तो आप जानते ही हैं। पद्य में क्या आ जाता है? पद्य में कविता का पार्ट आ जाता है, जबकि गद्य में क्या आता है? कहानी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि आ जाते हैं। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो ये विधा किसकी है? रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रिपोर्ट को ही कलात्मक और कथात्मक ढंग से प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। तो ये है पाठ परिचय। इसको भी बड़े गौर से देख लेते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? उन्नति। क्या होता है? उन्नति। हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत, मतलब भुला दी गई, विस्मृत का मतलब जिसे भुला दिया गया हो, परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच, अच्छा ये एक पत्रिका है हिंदू पंच, आपको बता देता हूँ, ये 1926 में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। कहाँ से?
कलकत्ता से। इसके संपादक कौन थे? ईश्वर दत्त शर्मा। ईश्वर दत्त शर्मा इसके कौन थे? प्रकाशक थे, मतलब संपादक थे। तो ये समझ में आ गई होगी हिंदू। अब इसमें जो ये दे रखा है ना बलिदान अंक, ये बलिदान अंक निकाला था तो अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। जब्त मतलब खुद के अधीन कर लिया था इसको। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब सीधे सीधे आपको बताने की कोशिश की गई है। तो ये हो गया पाठ परिचय और कवियत्री परिचय। तो अब बात करेंगे मूल पाठ की। मूल पाठ क्या कहता है? ये है मूल पाठ साथियों। ये है मैना। नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये मुख्य पाठ है कक्षा 9 एनसीईआरटी हिंदी। तो सन 1857 ईस्वी की विद्रोही नेता दुंदू पंत नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, याद रखना कहाँ असफल हुए वो? कानपुर। तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। अच्छा, ये याद रखना है कि मैना कहाँ रहती थी, तो इसका आंसर आपको क्या देना होगा? बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर याद रखना है और पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें निरह की, निरही या निरह कह लीजिए, इसका अर्थ होता है बापड़ा, जिसे अपने बोलते हो ना, और बापड़ा क्यों हो गया, तो आप कह सकते हो बेचारा। कौन सा चारा? बेचारा। निरपराध का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अपराध न हो। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। विद्रोह का अर्थ क्या होता है? भाई एक राजा शासन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें से 2-3 उसके सैनिक होते हैं। उसमें से एक सैनिक कह दे भाई मैं तो आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा, आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, मैं तो अपने अलग राज्य की स्थापना करूँगा, तो वो विद्रोह कहलाता है, विद्रोही कहलाता है। करने वाला विद्रोही कहलाता है और जो वो कार्य करता है वो विद्रोह कहलाता है। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय। पाषाण हृदय का अर्थ होता है पत्थर दिल, बाठो दिल। कौन सा दिल? बाठा दिल को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। मतलब जब मैना को अग्नि में भस्म कर दिया गया था, तो ऐसे दृश्य को सुनकर जानकर अगर कोई पत्थर दिल व्यक्ति है ना, तो वो भी क्या हो जाता है? द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत का अर्थ क्या होता है? करुणा के कारण पिघलना। करुणा के कारण पिघलना। तो करुणा के कारण क्या हो जाएगा? पिघलना। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने कानपुर में तबाही मचाई, उसके बाद में वो बिठूर चले गए। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर, अच्छा अल्पवयस्क छोटी आयु,
अल्प का देखो, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और व्यय का अर्थ होता है आयु। तो जो थोड़ी आयु अर्थात छोटी आयु का हो वो क्या कहलाता है? अल्पवयस्क। ठीक है, याद रख ले। तो करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उसे पूछा कि क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? तो सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान है। वासस्थान जानते हो क्या? वासस्थान का अर्थ होता है रहने की जगह, रहने का स्थान या रहने की जगह, दोनों में से एक कर सकते हो। स्थान लिख दो चाहे, जहाँ अपने रहते हैं ना, जैसे आप भवन में रहते हो तो वह आपका वास है या निवास स्थान है। ठीक है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? अच्छा, ये बात याद रखना भाई। बालिका क्या कह रही है भाई? आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए अर्थात हमने शस्त्र उठाए हैं तो हम दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ, जड़ का मतलब क्या होता है? निर्जीव होता है। जड़ का अर्थ क्या होता है? निर्जीव, जो जीवित न हो, निर्जीव। ठीक है। तो इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। अच्छा, ये याद रखना, देखो वो स्थान को बहुत, जो जहाँ रह रही है महल, वो उसे बहुत प्रिय है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अनुरोध का अर्थ प्रार्थना। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हे हैं। अच्छा, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? हे। क्या नाम था? जनरल हे। और ये भी याद रखना, ये प्रश्न में आ सकता है कि आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। उनकी कन्या का नाम क्या है? मेरी। मतलब वो सीधे सीधे कहती है कि भैया आपकी पुत्री थी, वो मेरी भी क्या थी? सखी थी। तो आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। अच्छा, अब साथियों याद रख लेना, अब प्रश्न आ जाए कि सेनापति ने गोले बरसाने से मना क्यों कर दिया? तो आप सीधे सीधे कहोगे क्योंकि मैना है वो उनकी मृत पुत्री मेरी की क्या थी? सखी थी। और जब परिचय दिया तो सेनापति द्रवीभूत हो गया और उसने मना कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ये प्रश्न याद रखने हैं। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे। अच्छा, प्रधान सेनापति कौन थे? जनरल आउटरम। और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया?
सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? ये अच्छी रही। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल, अच्छा उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ये याद रख लेना। कोई इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूड जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। तो कहने का मतलब है तो ठीक था आदमी, वो आदमी ठीक को नहीं हो, जमाई दया को नहीं आई। नेक्स्ट, उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। अच्छा ये याद रखना, ये प्रश्न आएगा आपके। सुप्रसिद्ध पत्र कौन सा था? टाइम्स। उसमें 6 सितंबर को यह लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। ये याद रख लेना। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1857 के सितंबर मास, ये याद रखना, अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट का अर्थ क्या हो जाता है? टूटा फूटा। क्या अर्थ होता है? टूटा फूटा भाग कह सकते हैं किसी भी भवन का। तो यहाँ आप टूटा फूटा खंडहर लिख सकते हो, खंडहर ये लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट, प्रासाद। प्रासाद का अर्थ क्या होता है? महल। वो वाला नहीं, हनुमान जी प्रसाद चढ़ा दियो और खा लियो, वो नहीं है। प्रासाद है ये। प्रसाद और प्रासाद ये अंतर है, ये शब्द युगम अलग अलग होते हैं। रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। कराल का अर्थ क्या होता है? भयंकर।
कराल का अर्थ क्या हो गया? भयंकर, भयंकर रूप धारण किए हुए। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो, यह नाना साहिब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। अब करे भी तो क्या, बेचापड़ी। पर पाषाण हृदय मतलब पत्थर दिल वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी। वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था। क्या छपा था? कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो यहाँ अंत हो जाता है इस अध्याय का और बड़ी निर्दयता के साथ उस बालिका को, नन्ही सी बालिका को जला दिया जाता है। अब इससे और अधिक क्रूरता की बात क्या होगी? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो नेक्स्ट बारी आ जाती है प्रश्न उत्तरों की। तो अब प्रश्न उत्तरों पे अपने हम लोग चलते हैं, प्रश्न उत्तर क्या कहते हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न क्या है? बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? पहला तो वो आपको मैंने बताया कि भाई उसने बोला कि भाई जो भी आपका विरोध हमने किया है, भाई दोषी तो हम हुए क्योंकि हमने ही आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं, बल्कि इस किले ने तो आपका कुछ उखाड़ा ही नहीं, ये तो जड़ है, इसने तो कुछ किया ही नहीं आपके लिए। तो एक तो ये, और दूसरा उसने कहा था कि भाई मैं आपकी जो पुत्री है जिसकी मृत्यु हो चुकी है मेरी, उसकी क्या हूँ, सखी हूँ। तो ऐसा कहकर वो महल को बचाने के लिए उसे प्रेरित करती है। अच्छा, दूसरा क्या है? मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? भाई वो तो इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसमें ही पली बड़ी थी, सारी यादें उससे जुड़ी हुई थी, गहरा लगाव था। और अंग्रेज क्या है कि वो उनको ऑर्डर मिला हुआ था कि भाई नाना साहब से परिचित जितनी भी संबंधित जो भी उनकी वस्तुएं उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। इसलिए अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। तीसरा यह है सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के कारण थे। ये तो सीधी सी बात हो गई भाई। कारण ये था कि उनकी जो मृत पुत्री थी, कौन, मेरी, तो मैना उसकी क्या थी, अंतरतम सखी थी। और जब हे वहाँ आया करते थे तो उनको अपनी बच्ची की तरह प्रेम किया करते थे, तो इस वजह से, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है? मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? तो आप सीधे इसमें ये कह सकते हो कि जो उनके जो ब्रिटिश अधिकारी थे ना, ब्रिटिश सरकार, तो वो उस पर अगर ऐसा नहीं करेगा वो, तो ब्रिटिश सरकार उस पर क्रोध करेगी और उसको क्रोध के स्वरूप सज़ा भी मिल सकती है। तो सज़ा मिलेगी, तो इस डर से उसने ऐसा नहीं किया। फिर है बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहोगे और क्यों? देखो, पहली बात तो वो निडर थी, क्योंकि देखो हे और उनके सैनिकों ने सारा महल छान मारा, वो कहीं नहीं मिली, लेकिन जब गोले बरसाने लगे तो वो आंगन में आके उनके समक्ष ही खड़ी हो गई और उन्होंने बातचीत भी की। तो पहली बात तो निडरता हो गई। और दूसरा आप ये कह सकते हो कि वो खुद का जो महल है उससे प्रेम करती थी, उसे खोना नहीं चाहती थी। मतलब कि वो अपनी जो पहचान थी, अपनी पिता की जो निशानी थी, उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। नंबर 6 प्रश्न है
टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाकये में भारत सरकार से क्या आशय है? तो इससे तो भाई यही आशय है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में चलने वाली अंग्रेजी सरकार है ना, और जो अंग्रेज अधिकारी है उससे ये संबंधित है, वो भारत सरकार नहीं है सीधे सीधे। तो ये आपके प्रश्न उत्तर भी हो गए और इस प्रकार ये आपका अध्याय भी पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं, तो निश्चय ही ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। कठिन शब्द भी आपको बताए हैं, वाक्य भी, और वैसे भी ये सरल है रिपोर्टाज एक विधा के रूप में। तो और तो इसमें कुछ नहीं बचता है, प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस समय तो श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।